हेलो, वेलकम टू रील जज चैनल। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान से जुड़े एक बहुत ही अहम मामले पर बात करने वाले हैं। जी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। हाँ। ये 1980 का केस है। हाँ बिल्कुल। और ये केस काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सवाल ये उठा कि संसद, हमारी पार्लियामेंट, संविधान को किस हद तक बदल सकती है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या उसकी शक्ति अनलिमिटेड है। हाँ। और खास तौर पर जो 1976 का 42वां संशोधन था। हाँ, वो मिनी संविधान वाला। वही उसके कुछ हिस्सों पर यहाँ सीधी चुनौती थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस ऐतिहासिक फैसले के जो मुख्य पहलू है उनको समझें। कैसे कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखा, और ये भी कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। चुनौती क्या थी? ये 42वें संशोधन में ऐसा क्या था जिस पर आपत्ति हुई? देखिए, मुख्य रूप से दो धाराएं थी, सेक्शन 4 और सेक्शन 55, जिन पर विवाद था। सेक्शन 55, इसमें क्या था? सेक्शन 55 ने संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया बताता है, उसमें दो नई बातें मतलब क्लॉज 4 और 5 जोड़ दी थी। अच्छा, क्या थी वो बातें? क्लॉज 5 तो सीधा कहता था कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी, अनलिमिटेड पावर। कोई सीमा नहीं, मतलब कुछ भी बदल सकते हैं। हाँ, उनका कहना यही था। और क्लॉज 4 वो कहता था कि संसद अगर कोई संविधान संशोधन करती है तो उसे किसी भी आधार पर, मतलब किसी भी वजह से कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे, मतलब जुडिशियल रिव्यू खत्म? कोर्ट देख ही नहीं सकता कि संशोधन सही है या गलत? एग्जैक्टली, ये था सेक्शन 55 का मामला। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। और सेक्शन 4? उसमें क्या था? सेक्शन 4 ने अनुच्छेद 31C को बदला था। पहले 31C सिर्फ ये कहता था कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B या C वाले निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाती है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 या 31 के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। ओके, यानी सिर्फ दो निदेशक तत्वों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता। हाँ, पर इस संशोधन ने क्या किया? इसने कहा कि पार्ट 4 के सभी या किसी भी निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानून को अनुच्छेद 14 यानी बराबरी का हक या अनुच्छेद 19 यानी आजादी के हक के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। बाप रे, मतलब सारे ही निदेशक तत्व मौलिक अधिकार 14 और 19 से ऊपर हो गए। हाँ, एक तरह से यही मतलब निकलता था। यहीं पर वो मूल ढांचा वाली बात आती होगी जो केशवानंद भारती केस में तय हुई थी। बिल्कुल सही। आपको याद है 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर वो संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, वो नींव वाली बात, घर की मरम्मत करो, नींव मत तोड़ो। एकदम। तो अब मिनर्वा मिल्स में कोर्ट को देखना था कि ये जो 42वें संशोधन के सेक्शन 55 और 4 हैं, क्या ये उस मूल ढांचे को चोट पहुंचा रहे हैं? तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? पहले सेक्शन 55 पर आते हैं, वो असीमित शक्ति और न्यायिक समीक्षा पर रोक वाला मामला। कोर्ट ने उसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। अच्छा, क्यों? क्या तर्क दिया कोर्ट ने? कोर्ट का तर्क बहुत साफ था। पहला, उन्होंने केशवानंद भारती का हवाला दिया और कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है, लिमिटेड है। तो आप एक सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके उसे असीमित कैसे बना सकते हैं? ये तो लॉजिक के खिलाफ है। तो क्लॉज 5 गलत है। सही बात है। लिमिटेड पावर से अनलिमिटेड पावर कैसे मिलेगी? और क्लॉज 4 का क्या, जो कोर्ट को रोक रहा था? उस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू ये संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। इट्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर है? जी हाँ। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोर्ट को ये जांच करने से ही रोक देंगे कि संशोधन संविधान के दायरे में है या नहीं, तो फिर अधिकार तो सिर्फ कागज पर रह जाएंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल। तो कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 4 भी मूल ढांचे को नष्ट करता है, इसलिए वो भी असंवैधानिक है। साफ हो गया। तो सेक्शन 5 गया। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जिसने सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दे दी थी। हाँ, कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक करार दिया। इसका क्या कारण बताया? यहाँ कोर्ट ने सामंजस्य और संतुलन यानी हार्मनी एंड बैलेंस की बात की। हाँ। उन्होंने कहा कि संविधान का मूल ढांचा मौलिक अधिकारों पार्ट 3 और नीति निदेशक तत्वों पार्ट 4 के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। हार्मनी एंड बैलेंस मतलब दोनों के बीच तालमेल। हाँ,
कोर्ट ने कहा कि ये दोनों संविधान के दो पहिए हैं, एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। ये जो संशोधित अनुच्छेद 31C था, ये सारे निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर पूर्ण प्राथमिकता देकर इस संतुलन को बिगाड़ रहा था। तो मतलब लक्ष्य पाने के लिए आप रास्ते को ही खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 14, 19 और 21, जिन्हें जस्टिस भगवती ने सुनहरा त्रिकोण कहा था, गोल्डन ट्रायंगल 14, 19, 21। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। आप निदेशक तत्वों को लागू करने के नाम पर इन्हें लगभग खत्म नहीं कर सकते। तो ये कहना कि नीति निदेशक तत्व इतने महत्वपूर्ण है कि उनके लिए मौलिक अधिकार कुर्बान किए जा सकते हैं, ये गलत है। हाँ, कोर्ट के अनुसार ये संतुलन को नष्ट करना है, जो कि मूल ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य, निदेशक तत्व और साधन, मौलिक अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। साधनों को नष्ट करके लक्ष्य पाना संविधान की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी महसूस किया होगा कि ये तो लगभग मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने जैसा हो गया। सही कहा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये संशोधन मौलिक अधिकारों को लगभग निष्प्रभावी बना देता है, मानो देश में परमानेंट इमरजेंसी लगी हो, इसलिए इसे भी रद्द किया गया। तो कुल मिला के मिनर्वा मिल्स केस ने क्या पक्का कर दिया? निचोड़ क्या है इस फैसले का? देखिए, निचोड़ ये है कि मिनर्वा मिल्स ने केशवानंद भारती में स्थापित मूल ढांचा सिद्धांत को और मजबूती दी। मतलब उसे और कंफर्म कर दिया। हाँ, ये साफ कर दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, उस पर मूल ढांचे की सीमा लागू होती है। और दूसरी बात? दूसरी कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों व निदेशक तत्वों के बीच का संतुलन, ये दोनों ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इन्हें संसद संशोधन करके भी छीन नहीं सकती। तो संविधान ही सर्वोच्च है, संसद भी उसके अधीन है। बिल्कुल। ये फैसला एक तरह से संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। सही। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहा है भारतीय संविधान के इतिहास में। हाँ, निसंदेह। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी उभरती है। क्या? कि ठीक है, संतुलन जरूरी है, पर अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए जहां समाज के व्यापक हित, जैसा कि निदेशक तत्वों में दर्शाया गया है, और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच सचमुच कोई गहरा टकराव हो, तो उस वक्त इस मूल ढांचे की व्याख्या में, इस संतुलन में कितनी गुंजाइश, कितना लचीलापन संभव है या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है कि वो बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा। हाँ, ये संतुलन साधना शायद हमेशा एक चुनौती बना रहेगा। वाकई इस पर सोचना जरूरी है। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।